हाय फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी इन्फो 24 में स्वागत है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है ये पीजीटी नागरिक शास्त्र का भाग 163 है। तो अगर आप टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी और केवीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, पेन और कापी लेकर बैठ जाइए, 10 नंबर तक नंबरिंग कर लीजिए और अपने आप को जांच लीजिए कि आप कितना क्वेश्चन 10 में से सही कर पा रहे हैं। तो दोस्तों, माइनस मार्किंग के साथ करिएगा और अपने आप से ईमानदार रहिएगा। ऐसा ना हो कि एक आध क्वेश्चन अपने से लगा दें। तो आपका ये परीक्षा है, आप अपने आप को जांचिए, देखिए आप 10 में से कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं और प्रयास करिएगा कि आंसर हमसे पहले दे दें। हम पूरा ऑप्शन पढ़ेंगे तब तक आप आंसर दे दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 नंबर है इस वीडियो का, जो 216 से स्टार्ट हो रहा है। भारत में एक सिविल सेवक को जो राजनीतिक अधिकार मिले हुए हैं उसे प्रतिबंधित नहीं करेंगे। भारत में एक सिविल सेवक को जो राजनीतिक अधिकार मिले हुए हैं, कौन से अधिकार? राजनीतिक अधिकार मिले हुए हैं, उसे प्रतिबंधित नहीं करेंगे। किसको नहीं प्रतिबंधित किया जा सकता, ये बताना है राजनीतिक अधिकार को। ऑप्शन 1 है राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय चुनाव में मतदान करने से। ऑप्शन 2 है एक राजनीतिक दृष्टिकोण की अभिव्यक्ति से। ऑप्शन 3 है मतलब सी है किसी राजनीतिक आंदोलन में भाग लेने से। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, आप इसमें देख रहे हैं उसे प्रतिबंधित नहीं करेंगे। कौन सा राजनीतिक अधिकार उसको दिया जा सकता है? एक सिविल सेवक, एक आईएएस को। तो इसमें से जो आंसर होगा वो आंसर ए सही हो जाएगा। ठीक है, आप राष्ट्रीय और उच्च स्तरीय चुनाव में मतदान कर सकते हैं। ये राजनीतिक अधिकार हर नागरिक को प्राप्त है। लेकिन एक सिविल सेवक होने के लिए, अगर आप सिविल सेवक हैं तो आप क्या किसी राजनीतिक दृष्टिकोण को अभिव्यक्त नहीं कर सकते हैं। क्योंकि अभी आप ये नहीं कर सकते कि आप कभी भाजपा के पक्ष में बोलें या मतलब कभी बसपा के पक्ष में या कभी जो सपा है, किसी के पक्ष में आप बोल नहीं सकते हैं दोस्तों, भले उस पार्टी की सरकार हो। ठीक है, आप अपना दृष्टिकोण जो अभिव्यक्ति है वो अपना प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। ऐसा बात है जब तक कि आप उसमें हैं। तो आप पे प्रतिबंध है। ठीक है, उसमें प्रतिबंध है। एक राजनीतिक दृष्टिकोण की अभिव्यक्ति पर प्रतिबंध लगाया गया है। आप किसी का, बस जिसकी सरकार है उसका ही गुणगान करेंगे, सिंपल सी बात है। ठीक है, आगे है किसी राजनीतिक आंदोलन में भाग लेने से। आप कोई राजनीतिक आंदोलन हो रहा है तो उसमें आप सिविल सेवक हैं, एक आईएएस अधिकारी हैं, आईपीएस हैं, तो आप उस आंदोलन में जाकर भाग नहीं लेने लगेंगे कि आप भी आंदोलन करने लगे। आप तो आंदोलन को रोकने के लिए सरकार के पक्ष में जो भी है काम करेंगे। सरकार की तरफ से जैसा आदेश आता है, सिविल सेवक किसी भी सरकार का ये नहीं होता है कि कोई उसका पर्सनल सरकार है। जो सत्ता में है वही उसकी सरकार है, उसी के बात को मानते हैं। क्योंकि जो सत्ता में सरकारें बैठी होती हैं वो तो बदलती रहती हैं, लेकिन जो सिविल सेवक होते हैं वो हमेशा, मतलब एक बार आप ज्वाइनिंग कर लिए 21 साल की उम्र में तो आप चलेंगे 65 साल तक या 60 साल तक। ठीक है, किसी में प्रमोशन होता है तो वो चले जाते हैं लोग, तो ज़्यादा दिन तक रह सकते हैं। लेकिन आप मान लीजिए 60 साल तक आप नौकरी करते रहेंगे। तो आपका आंसर ए सही होगा कि आपको राज्य और केंद्र सरकार में चुनाव में जो होते हैं उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसमें आप रहते हुए यही कर सकते हैं। बाकी सब में क्या है, आपको प्रतिबंध है। आगे चलते हैं, 217 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? इसमें से कौन सा वक्तव्य कथन सही नहीं है ये बताना है। ऑप्शन ए है करियर उन्मुखी लोक सेवा के नैतिक मापदंड नहीं हो सकते। करियर उन्मुखी लोक सेवा के नैतिक मापदंड नहीं हो सकते। नैतिक मापदंड नहीं हो सकते। तो करियर लोक सेवा में भी नैतिक मापदंड देखा जाता है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि आपके नैतिक मापदंड को नहीं, इसीलिए तो इथिक्स एक पेपर जोड़ दिया गया है। सिविल सेवा की आप परीक्षा की तैयारी करते हैं तो वो पेपर जोड़ा गया है। ठीक है, नैतिक दर्शन का भी पेपर है, तो उसमें आपके मोरल वैल्यू को भी देखा जाता है। और यहाँ पे कह रहा है कि मापदंड नहीं है, नैतिक मापदंड नहीं हो सकते, एक गलत है। तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। वैसे हम सभी को जान लेते हैं ऑप्शन ए सही है क्योंकि एक गलत है। ठीक है, आगे भारत में सन 1965 में केंद्रीय सिविल सेवा के आचरण नियम बनाए गए थे। ये सही बात है। प्लेटो का दार्शनिक राज्य का अन्वेषण न्यायी और संयमी है। ये भी सही बात है। यूनानी विचारक राज्य को नीति से अलग नहीं समझते थे। जो यूनानी विचारक थे वो राज्य को नीति से अलग नहीं समझते थे। तो ये तीनों कथन सही है, बाकी के पहला वाला गलत है, इसलिए ऑप्शन आपका ए सही है। आगे चलते हैं, 218 देखते हैं। संघ एवं राज्यों के लेखों को जिस रूप में रखा जाएगा इसका निर्धारण होगा। संघ एवं राज्यों के लेखों को जिस रूप में रखा जाएगा
इसका निर्धारण होगा किसके द्वारा होगा, किसके सिफारिश पे होगा, ये बताना है। 218 का ऑप्शन ए कह रहा है नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक द्वारा राष्ट्रपति के अनुमोदन से। ऑप्शन बी है लोक लेखा समिति की सिफारिश पे। ऑप्शन सी है वित्त आयोग की सिफारिश पे। ऑप्शन डी है प्रधानमंत्री की सिफारिश पर। तो आंसर आपका ए सही हो जाएगा, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक द्वारा राष्ट्रपति के अनुमोदन से। तो संघ एवं राज्यों के लेखों को जिस रूप में रखा जाएगा ये निर्धारण होगा किसके द्वारा, तो नियंत्रण और महालेखा परीक्षक के द्वारा होगा, जो राष्ट्रपति के अनुमोदन से होगा। ऑप्शन ए सही है। आगे चलते हैं दोस्तों, 219 देख लेते हैं। किस अनुच्छेद के तहत धर्म के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों को समाप्त किया गया? किस अनुच्छेद के तहत जो धर्म के आधार पे निर्वाचन क्षेत्र थे उनको समाप्त किया गया था, ये आपको बताना है दोस्तों। तो आपका ऑप्शन ए है अनुच्छेद 325। ऑप्शन बी है अनुच्छेद 326। ऑप्शन सी है अनुच्छेद 328 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 225। तो इसमें से कौन सा आंसर हो जाएगा 219 का? तो आंसर आपका ए हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, अनुच्छेद 325। तो अनुच्छेद 325 के तहत धर्म के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों को क्या कर दिया गया था? समाप्त किया गया। कौन से अनुच्छेद के द्वारा धर्म के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों को समाप्त किया गया? तो ऑप्शन हो जाएगा 325 आपका आंसर है दोस्तों, नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आगे चलते हैं, 220 नंबर देखते हैं। अगस्त 2011 में अन्ना हजारे का आंदोलन किस विधेयक को लेकर आया? ठीक है, 2 अगस्त 2018 में अन्ना हजारे का आंदोलन किस विधेयक को लेकर आया था, ये बताना है। ऑप्शन ए है जन कल्याण अधिकारी। ऑप्शन बी है जनता सचेतक। ऑप्शन सी है जन लोकपाल। ऑप्शन डी है सरकार सचेतक। तो आंसर आपका हो जाएगा जन लोकपाल। दोस्तों जन लोकपाल जो है अगस्त 2011 में अन्ना हजारे के आंदोलन को लेकर आया, ठीक है। जो अन्ना हजारे ने आंदोलन किया था उसका मुख्य मुद्दा ही जन लोकपाल था। दोस्तों आपको बताते चले कि जो यहाँ दिल्ली सरकार में, इस समय दिल्ली सरकार में जो मतलब मुख्यमंत्री हैं वो कहीं ना कहीं अन्ना हजारे की एक देन है। उनके आंदोलन से निकलकर ही अरविंद केजरीवाल आए हैं जो इस समय सीएम हैं दिल्ली के। आगे चलते हैं, भारत सरकार द्वारा संथानम समिति की नियुक्ति कब हुई? भारत सरकार द्वारा संथानम समिति की नियुक्ति कब हुई? ऑप्शन एक है 1960 में। ऑप्शन बी है 1961 में। ऑप्शन सी है 1962 में। ऑप्शन डी है 1963 में। तो 121 का आंसर सी हो जाएगा दोस्तों, 1962 में। सरकार जो भारत सरकार द्वारा संथानम समिति की नियुक्ति कब हुई थी? तो 1962 में हुई थी। तो दोस्तों ये जो संथानम समिति थी वो भारतीय प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए ही 1962 में केंद्र सरकार ने संथानम समिति, जो संथानम थे उनकी अध्यक्षता में एक समिति की नियुक्ति की थी। और ये समिति जो है 1964 में, पूछा जाता है कभी, 1964 में अपना प्रतिवेदन जो है, जो समिति है प्रतिवेदन ने समिति भ्रष्टाचार के मिटाने के लिए सुझाव प्रस्तुत किए थे, प्रतिवेदन दिए थे 1964 में सरकार को कि भ्रष्टाचार से मुक्ति पाया जाए, ऐसा किया गया। तो संथानम समिति की नियुक्ति कब की गई थी? 1962 में। इसने रिपोर्ट कब दी थी? 1964 में। इसको आप याद रखेंगे। और किस पे थी? तो भ्रष्टाचार निवारण, भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए जो प्रशासन में था उस पे थी। आगे चलते हैं, 222 देखते हैं। भारत में विभिन्न मंत्रालयों से संबंध सलाहकार समितियों का गठन कौन करता है? भारत में विभिन्न मंत्रालयों से संबंध सलाहकार समितियों का गठन कौन करता है? ऑप्शन ए है संसदीय कार्य मंत्रालय। ऑप्शन बी है संबंधित मंत्री। ऑप्शन सी है प्रधानमंत्री। ऑप्शन डी है स्पीकर। तो कौन करता है? 222 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये सही हो जाएगा, संसदीय कार्य मंत्रालय, ठीक है। भारत में विभिन्न मंत्रालयों से संबंध सलाहकार समितियों का गठन कौन करता है? तो आंसर आपका ए हो जाएगा, संसदीय कार्य मंत्रालय। आगे चलते हैं, 223 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लोकायुक्त अधिनियम बनाने वाला पहला राज्य कौन सा था? लोकायुक्त अधिनियम बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन था ये बताना है। ऑप्शन ए है उड़ीसा। ऑप्शन बी है महाराष्ट्र। ऑप्शन सी है राजस्थान। ऑप्शन डी है बिहार। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 223 का ए सही हो जाएगा, उड़ीसा, ठीक है। लोकायुक्त अधिनियम बनाने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो ए सही हो जाएगा, उड़ीसा। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप थोड़ा देख लीजिएगा कि उड़ीसा है कि महाराष्ट्र, क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन हो रहा है, ठीक है। इसमें आंसर जो है महाराष्ट्र होना चाहिए, लेकिन टाइपिंग में जो बता रहा है वो
उड़ीसा बता रहा है, तो इसको आप देख लीजिएगा एक बार जरूर, और इसको कमेंट में थोड़ा राइट कर आप लोग बताइएगा कि लोकायुक्त अधिनियम बनाने वाला पहला राज्य कौन था। इसी दोनों में से आप कमेंट में बताइए, थोड़ा सा हमें कन्फ्यूजन हो रहा है, देखना पड़ेगा। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों 224 देखते हैं। संसद सदस्यों को विभिन्न मंत्रालयों की जो परिषदों, बोर्डों, आयोगों आदि में सरकार की ओर से कौन नामित करता है। तो कौन नामित करता है दोस्तों, ये बताना है। ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी है लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन डी है संसदीय कार्य मंत्री। तो 224 का आंसर आपका डी सही हो जाएगा, संसदीय कार्य मंत्री। संसद सदस्यों को विभिन्न मंत्रालयों की परिषदों, बोर्डों, आयोगों आदि में सरकार की ओर से कौन नामित करता है, तो हो जाएगा संसदीय कार्य मंत्रालय, ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर। भारत में केंद्र सरकार में मंत्रालयों का गठन कौन करता है। भारत में केंद्र सरकार में मंत्रालयों का गठन कौन करता है। ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी है प्रधानमंत्री की राष्ट्रपति सलाह पर, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति, ऐसे रहना चाहिए कि प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन डी है संसदीय कार्य मंत्रालय। तो 25 का आंसर आपका सी हो जाएगा दोस्तों, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति। तो ऑप्शन सी सही है। फ्रेंड्स, ये थे 10 क्वेश्चन। हम उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आप लोग को पसंद आए होंगे। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पे दोस्त नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों एक क्वेश्चन जो है एक 223 का आप लोग कमेंट में ऑप्शन मतलब कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कौन सा आंसर इसका सही है। लोकायुक्त अधिनियम बनाने वाला पहला राज्य कौन सा है, उड़ीसा है या महाराष्ट्र। इन दोनों में ये कोई आपको कमेंट कर बताना है कि इन दोनों में कौन सा राज्य है। कमेंट में जल्दी से कमेंट करिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों रखते हैं, धन्यवाद।